हेलो बच्चों, आपका स्वागत है ट्यूशन वाले में। आज हम शुरू करेंगे संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। तो चलो शुरू करते हैं। संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई है तो इसका कारण सिर्फ प्रावधानों भर का होना नहीं है। अब देखो, यहाँ पर जो ये संघीय व्यवस्था जो हमारे यहाँ बहुत अच्छी तरह से लागू हुई या कारगर हुई, इसका खाली ये नहीं है कि संविधान में बदलाव कर दिया और लागू कर दिया तो आसानी से सब मान गए। नहीं, इसमें बहुत सारे चेंजेस आए। लोगों के अंदर भी इच्छा थी कि हमें एक संघीय शासन व्यवस्था वाला देश बनाना चाहिए। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। अब यहाँ का जो मुख्य श्रेय देना होगा, हमें राजनीतिक चरित्र को देना होगा, लोकतांत्रिक राजनीतिक चरित्रों को, कि लोग चाहते भी थे कि यहाँ पर एक संघीय शासन प्रणाली वाला एक देश बने जहाँ पे सभी को सम्मान मिले, हर समूह को सम्मान मिले। इसी से संघवाद की भावना, विविधता का आदर और संघ साथ रहने की इच्छा हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ। अब इसीलिए हमारे देश में संघवाद की भावना आई और विविधता का आदर, कि हमने यहाँ पर सबका आदर किया। जो भी हमारी विविधता है हम उसका सम्मान करते हैं, बल्कि यहाँ अलग अलग समूह के लोग रहते हैं, जब भी हम उनकी बातों को मानते हैं, उनको सम्मान देते हैं और संग साथ रहने की इच्छा। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सारे साथ रहना भी चाहते थे। आइए कुछ प्रमुख बातों पर गौर करें जिनसे पता चलता है कि यह काम किस तरह हो पाया। अब हम कुछ बातों पर विचार करेंगे कि पता करेंगे कैसे ये सब हो पाया। तो इसमें पहला टॉपिक आता है भाषाई राज्य। याद रखना, पहला टॉपिक क्या है? भाषाई राज्य। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा थी। अब यहाँ पे पहली कठिन परीक्षा क्या थी हमारी लोकतांत्रिक के लिए, कि यहाँ भाषा के आधार पर राज्यों को बांटने वाले थे। और ये बहुत मुश्किल था कि देश के बंटवारा ना हो जाए, कि देश टूट ना जाए। बहुत मुश्किल था। जब भी हमारे लोकतंत्र ने या हमारे देश के नेताओं ने बहुत अच्छी तरीके से इसको किया। भारत ने सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू करी। हमने जो लोकतंत्र हमारे देश में आया वो 1947 में आया और हमने जीवन यात्रा शुरू करी थी। उस वक्त से लेकर सन 2017 तक का अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखें तो इस अवधि में आए बदलावों को देखकर एक बार की आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अब 2017 तक हमने राजनीतिक मानचित्र में देखेंगे तो कई बदलाव हुए यहाँ पर। अब ये बदलाव क्या क्या हुए ये देखते हैं। अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए और कई नए प्रांत बनाए गए। अब 2017 तक कई प्रांत, जो यहाँ पे बहुत सारे पुराने प्रांत तो गायब हो गए और यहाँ पे नए प्रांत बनाए गए। अब प्रांत क्या? राज्य। कई प्रांतों की सीमाएं, क्षेत्र और नाम बदल दिए गए। अब यहाँ पर कईयों के नाम बदल गई, सीमाएं बदल गई और क्षेत्र भी बदल गए। नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली। अब 1950 में हमें नए राज्य बनाने के लिए यहाँ पर कई राज्यों की हमने सीमाएं बदल दी। कब बदली? 1950 में। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में ही आ जाए। अब देखो, ये हमने इसलिए किया कि अगर एक भाषा बोलने वाले लोग हैं वो एक ही राज्य में आ जाए। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल अथवा तियाताओं की विभिन्नता को रेखांकित करने और उन्हें आदर देने के लिए भी किया गया। पहला कारण तो एक भाषा के अनुसार किया गया। दूसरा हमने तो किया, एक तो यहाँ पर एक ही संस्कृति वाले लोग, भूगोल तथा जातीयताओं। अब देखो, यहाँ पर हमें एक ही संस्कृति वाले, एक ही जाति वाले, इन सबको हमने रेखांकित करते हुए इनको एक ही राज्य में डाल दिया। एक ही संस्कृति वाले, उनका भूगोल देखकर, उनकी जातीयता को देखकर हमने एक ही राज्य में डाल दिया उन सबको, और उन्हें आदर देने के लिए भी किया गया। इनमें है, पहला है नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, कौन से ऐसे राज्य हैं जो संस्कृति, भूगोल अथवा जातीयताओं की विभिन्नता के रेखांकित करने और उन्हें आदर देने के लिए किया गया था? तो बताना है आपको नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड। अब जो जातीयता का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जातीयता का मतलब होता है अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग संस्कृति के हैं, मगर ये समझते हैं कि इनके जो पूर्वज हैं वो सारे सेम हैं। संस्कृति अलग है मगर इनके जो पूर्वज हैं वो क्या होंगे? सेम।
जातीयताओं का मतलब, जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा। अब जब हमने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया तो कई नेताओं को ये लग रहा था कि देश टूट ना जाए। अगर देश टूट जाएगा तो बहुत मुश्किल से हम इसे बना पाए हैं, तो अगर टूट जाएगा तो हम कमजोर पड़ जाएंगे। केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया गया। अब यहाँ पर केंद्र सरकार ने इसी को देखते हुए कुछ राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया। पर हमारा अनुभव बताता है कि भाषा व राज्य बनाने से देश ज्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ है। अब हमने जब से भाषा व राज्य बनाए हैं, इससे देश हमारा मजबूत हुआ है उल्टा, और कहीं और इकट्ठा भी हुआ है हमारा देश, तो ये हमारे लिए बढ़िया ही रहा। इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा सुविधाजनक हो गया है, और जो देश को राज्य को चलाना या देश को चलाना भी पहले से ज्यादा आसान हो गया है। अब हम पढ़ेंगे भाषा नीति। भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। अब दूसरी परीक्षा थी हमारी यहाँ पे भाषा नीति को लेकर कि हमारी इतनी सारी भाषाएं हमारे देश के अंदर, बहुत ज्यादा भाषाएं, किस भाषा को हम राजभाषा का दर्जा या राष्ट्रभाषा का दर्जा दें। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को राजभाषा माना गया, पर हिंदी सिर्फ 40% भारतीयों की मातृभाषा है, इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय किए गए। अब देखो यहाँ पर किसी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया, क्योंकि यहाँ 50% से ऐसी कोई भाषाएं नहीं निकली हमारे देश के अंदर जो 50% लोग बोलते हो। तो यहाँ पर जो हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, और ये एक तरह से भारतीयों की मातृभाषा भी है। संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। अब यहाँ पे जो हमारे संविधान में 21 भाषा को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है, कितनी भाषा को? 21 भाषा को। किसके अंदर? संविधान के अंदर। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है। अब देखो, अगर आप मान लो केंद्र सरकार के लिए आप कोई पेपर देते हैं तो 21 भाषा में से किसी में भी आप पेपर दे सकते हैं। ये नहीं कहेंगे कि आपको ये भाषा आती है, आपको हिंदी में भाषा देने, हिंदी भाषा में पेपर देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। आपको 21 भाषा में से आप किसी भाषा में पेपर दे सकते हैं, मगर ये केंद्र के लिए, राज्य के लिए नहीं है। 22 शर्तें उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुने, मगर आपको इसको चुनने के लिए विकल्प के रूप में चुन सकते हैं आप इनको। राज्यों की भी अपनी राजभाषाएं हैं। अब देखो, राज्यों की भी अपनी राजभाषाएं हैं, वो भी अपनी अपनी भाषा को पूरा सम्मान करते हैं। राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही होता है। अब जो राज्य, जितने भी राज्य होते हैं वो अपना अधिकांश काम अपनी भाषा में ही करते हैं। अब देखो, तमिलनाडु तमिल भाषा में करते हैं, तो ऐसे हम कह सकते हैं जो कर्नाटक है वो कन्नड़ में करते हैं। तो हर जो राज्य होते हैं अपनी राजभाषा में राज्य के काम करते हैं, ये याद रखना। श्रीलंका के ठीक उलट हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया। तो श्रीलंका में तो भाई जो वहाँ की जो भाषा शैली उसको संरक्षण दिया गया, उसको आगे बढ़ाया गया, मगर हमारे देश ने श्रीलंका से सीखा। हमारे देश ने तो कुछ नहीं किया कि देश में लड़ाइयाँ हो या गृह युद्ध हो, उन्होंने बहुत सावधानी से कदम बढ़ाए। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। अब देखो, अगर हम बात करें संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज में जो भाषा है अंग्रेजी, वो 1965 में बंद हो जानी चाहिए, मगर बंद नहीं हुई, क्योंकि जो गैर हिंदी भाषाई प्रदेश हैं, जो हिंदी नहीं बोलते, वो वाले राज्य ये बोल रहे थे कि यार हम किस तरीके से हिंदी बोलेंगे, हमें तो हिंदी बोलनी नहीं आती, इससे अच्छा है कि आप इंग्लिश रखें, जो इंग्लिश हम सब बोल सकें और इससे देश एकजुट भी हो सकेगा। इसलिए हमारी सरकार ने इंग्लिश को खत्म नहीं किया और इंग्लिश का चलन नहीं रोका। तमिलनाडु में तो इस मांग उग्र रूप भी ले लिया, और देखो यहाँ पर ज्यादा उग्र रूप ले लिया, मतलब लड़ाइयाँ भी होगी, यहाँ पे लोग ज्यादा वो हो गए कि नहीं, हमें तो भाई इंग्लिश को रखना ही चाहिए, इंग्लिश को रखेंगे तभी तो हम कल को हम दिल्ली में आकर किसी से बात कर सकेंगे या फिर बता सकेंगे। हिंदी नहीं आती हमें और हिंदी हम नहीं चाहते बोलना।
केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया। और हमारे केंद्र सरकार ने यह बहुत अच्छा कदम उठाया कि हिंदी के साथ अंग्रेजी को भी राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति दे दी। बल्कि हमारे देश के अंदर जितने भी काम होते हैं वो हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में हो सकते हैं। इस विवाद को सुलझाए। अनेक लोगों का मानना था कि इस समाधान से अंग्रेजी भाषी अभिजन को लाभ पहुंचेगा। अब कहीं को यह भी लग रहा था कि भाई इस समाधान से अंग्रेजी भाषा का लाभ पहुंचेगा, अंग्रेजी भाषा को हम बढ़ावा दे रहे हैं। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहां लोग कोई और भाषा बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारी नीति बनी हुई है कि हम राजभाषा को आगे बढ़ाएंगे, संरक्षण देंगे, मगर हम किसी पर भी हिंदी थोप नहीं सकते। उसकी मर्जी है, वो हिंदी बोले या ना बोले, उनकी मर्जी है। भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बच गए। जो हमारे देशी नेताओं ने जिस तरीके से यहाँ पे लचीला रुख अपनाया, इसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में जाने से बच पाए। हमारे देश में कोई गृहयुद्ध नहीं हुआ। अब हम बात करेंगे केंद्र और राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंधों में लगातार आए बदलावों का एक यह उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ है। अब हम देखेंगे केंद्र और राज्य के संबंध किस तरीके से मजबूत हुए हैं, कैसे यह संघवाद और मजबूत हुआ है। सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगी, यह ज्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। अब देखो, सत्ता की साझेदारी का जो संवैधानिक व्यवस्था है, ये वास्तविकता कैसा रूप लेगी, ये ज्यादातर इस पर निर्भर करता है कि शासक दल किस तरीके से ये इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। अगर मान लो केंद्र ज्यादा मजबूत होता है और केंद्र अपनी मनमर्जी थोपता है राज्यों के ऊपर, तो यहाँ लड़ाइयाँ होंगी। हाँ, अगर मान लो राज्य केंद्र की बात ही नहीं मानते, जब भी लड़ाइयाँ होंगी। तो किस तरीके से उन्होंने अनुसरण किया, ये देखेंगे। अब काफी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा है। और हमारे यहाँ तो देखा ही होगा आपने, कांग्रेस ने ज्यादातर केंद्र में रही है और ज्यादातर राज्यों में उन्हीं की सरकार रही है, हमेशा केंद्र और राज्य में। इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्ता संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। अब देखो, यहाँ पर इसे हम व्यवहारिक कह सकते हैं कि जो राज्य सरकार है उन्होंने स्वायत्ता और संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। अपनी स्वायत्ता, जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें रही तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। अब देखो, जब यहाँ पर केंद्र में किसी और दल की सरकार है और राज्य में किसी और दल की सरकार है, तो केंद्र जो है राज्य की अनदेखी कर देता है। और यह हमेशा देखा गया है संघीय शासन प्रणाली में, यहाँ पर केंद्र मजबूत होता है, वो केंद्र जो राज्य है उनकी अनदेखी कर देता है। उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। अब यहाँ पर क्या होती थी, जो केंद्र सरकार हमेशा संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके, बल्कि गलत तरीके से प्रयोग करके विपक्षी दलों की जो राज्य सरकार है उनको भंग कर देती थी, उनको तोड़ देती थी। मान लो दिल्ली में जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी किसी न किसी तरीके से उनके दल को तोड़ सकती है या उनकी सरकार भंग कर सकती है। ये एक संवैधानिक प्रावधान है, तो दुरुपयोग हर कोई कर देता है पार्टी। आपने देखा कई राज्यों में बीजेपी ने जबरदस्ती सरकार बनाई भी है। यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था। 1990 के बाद यह स्थिति काफी बदल गई है। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ है। अब 1990 के बाद यहाँ पर क्षेत्रीय दल आ गए। अब क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं? जो किसी राज्य में जो दल होते हैं जो राज्य तक ही सीमित रहते हैं, हम उन्हें क्षेत्रीय दल कहते हैं। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था। अब इसी दौर में यहाँ पर क्या, केंद्र में आ गई गठबंधन सरकार। अब गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? ये वह सरकार होती है जहां पर दो या दो से ज्यादा दल मिलकर सरकार बनाते हैं, उसे हम गठबंधन सरकार कहते हैं। तो बच्चों, आपके लिए क्वेश्चन ये, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? जब दो या दो से ज्यादा दल मिलकर एक सरकार बनाते हैं, उसे हम गठबंधन सरकार कहते हैं। क्योंकि किसी भी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। अब देखो, यहाँ पर हमारे लोकसभा के चुनाव में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला,
इसलिए यहाँ पर गठबंधन सरकार बनानी पड़ी। अब देखो, बहुमत का मतलब क्या होता है? जब किसी भी पार्टी को किसी भी चुनाव में 50% से ज्यादा वोट मिलते हैं तो हम कह सकते हैं उनको बहुमत मिल चुका है। ठीक है, समझ में आ गया बहुमत का मतलब? प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। अब यहाँ पर क्या होता है, जब किसी को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला तो बहुत सारी पार्टियों ने, बहुत सारे दलों ने मिलकर एक गठबंधन सरकार बनाई। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्ता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। अब यहाँ पर जो गठबंधन सरकार बनी तो यहाँ पर तो केंद्र हो गया कमजोर, तो अब जितनी भी राज्य सरकारें वो अपनी स्वायत्ता का प्रयोग कर सकते हैं, वो उनका आदर करना ही पड़ेगा अब केंद्र सरकारों, क्योंकि उनकी मजबूत नहीं है। स्वायत्ता का मतलब उनको जो छूट दी जाती है किसी भी राज्य सरकार को, वो अपना पूरा फायदा उठा सकते हैं। इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अब राज्य के लिए एक फैसला सुनाया कि कोई भी केंद्र सरकार राज्य की सरकार को भंग नहीं कर सकती। इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना से ज्यादा प्रभावी है। और अगर हम बात करें तो संघीय व्यवस्था आज बहुत अच्छी तरह से लागू की गई है हमारे देश के अंदर, क्योंकि अब यहाँ पर राज्य को स्वायत्ता जो मिलती है वो उसका पूरी तरह से फायदा उठा पाते हैं। पहले ऐसा फायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि पहले एक ही कारण था कि जो केंद्र सरकार होती थी वो मजबूत होती थी, मगर आज के टाइम में केंद्र सरकार इतनी मजबूत नहीं है। वो गठबंधन अब तो वैसे 2020 तक तो आपने देखा ही होगा बीजेपी बहुत मजबूत है, तो उन्होंने बहुत सारे फायदे उठाए भी हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखो लिखा है गठबंधन सरकार, तो उसको पढ़ लेना, मैंने बता दिया वैसे। अब आगे देखते हैं, ये फोटो है, इसको भी बच्चों कॉपी में बनाया करो कि इससे समझो। देखो किस तरीके से राज्य है और ये केंद्र में है, इंदिरा गांधी है, ये राज्यों की शक्ति को बांट रही हैं। अब ये देखो, ये भी एक फोटो है गठबंधन सरकार की कुर्सी। अब देखो बच्चों इसको पढ़ा करो, भारत की भाषाई विविधता कितनी है, कितने लोग क्या बोलते हैं। चलो मैं एक बार बता देता हूँ। असमिया 1.26%, बांग्ला 8.03%, बोडो 0.12%, डोगरी 0.21%, गुजराती 4.58%, हिंदी 43.63%, कन्नड़ 3.61%, कश्मीरी 0.56%, कोंकणी 0.19%, मैथिली 1.12%, मलयालम 2.88%, मणिपुरी 0.50%, मराठी 6.86%, नेपाली 0.24%, ओडिया 0.10%, पंजाबी 2.74%, संस्कृत नगड़ी मतलब पता नहीं कितने बोलते हैं, संथाली 0.61%, ये आदिवासी लोग बोलते हैं, सिंधी 0.23%, तमिल 5.70%, तेलुगु 6.70%, उर्दू 4.19%। अब देखो ये भी है, इसको पढ़ना बच्चों। तो ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे भारत में विकेंद्रीकरण। तो बच्चों आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं।